नमः संस्कृताय मित्रों, मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री गुरु एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम बात करते हैं संस्कृत व्याकरण, जिसमें आज हम पहली क्लास देखेंगे संस्कृत वर्णमाला। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं जब हम किसी भी भाषा की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम वर्णमाला को जानना बहुत ज़रूरी है। आज हम जानेंगे कि संस्कृत की उत्पत्ति कैसे हुई, संस्कृत के बारे में प्रारंभिक ज्ञान कैसा होना चाहिए और संस्कृत व्याकरण की जो वर्णमाला है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, और सबसे पहले यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि संस्कृत होती क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर संस्कृत की बात होती है तो संस्कृत है आपकी शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा। दोस्तों, एक क्वेश्चन आपका यहीं से पूछा जा सकता है कि भाई बताइए संस्कृत क्या है। तो आप कहेंगे संस्कृत का अर्थ होता है शुद्ध परिष्कृत। यहाँ पर इसकी जगह पे परिष्कृत भी दोस्तों कहीं कहीं पे आ जाता है, ठीक है। तो आप इसको भी ध्यान रखिए, परिष्कृत, ठीक है। शुद्ध, परिष्कृत और परिमार्जित भाषा कहा जाता है संस्कृत के लिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका यहीं से ये हो गया। अगला हम बात करते हैं संस्कृत। संस्कृत की अगर हम बात करते हैं तो सम दोस्तों उपसर्ग होता है, क्रा धातु होती है और ता प्रत्यय होता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। आपसे कई बार दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि संस्कृत शब्द में कितने उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, कितने प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, कौन से उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, धातु कौन सी है। इस प्रकार से कई बार दोस्तों प्रश्न आपसे पूछा गया है। लेकिन आज हम बात करते हैं दोस्तों सम, ठीक है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि संस्कृत की जब हम बात करते हैं तो इसमें उपसर्ग होता है सम, धातु होती है क्रा और प्रत्यय होता है इक्त, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखें, यहाँ से आपके 2 से 3 प्रश्न आपके कवर होते हैं। दोस्तों, आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, मैं एक एक चीज़ आपको बारीकी से सिखाऊंगा, लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, आप वीडियो को पूरा देखिए, इसके मत करिए। मैं गारंटी देता हूँ आप 30 ऑफ 30, जी हाँ 30 ऑफ 30 यूपी टेट, सी टेट, जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं उन सभी में आप जितने का होता है टोटल में से 1 नंबर भले कम हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं 30 में से 29 भले आ सकते हैं, लेकिन 29 से 28 नहीं होंगे, ये मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। तो अब हम दूसरी चीज़ बात करते हैं दोस्तों व्याकरण। आपसे संस्कृत के बारे में पूछा जा सकता है कि संस्कृत में धातु कौन सी है, प्रत्यय कौन सा है, उपसर्ग कौन सा है। इसी प्रकार से आपसे व्याकरण के बारे में पूछा जाता है कई बार। तो व्याकरण की बात करते हैं तो व्याकरण में बी उपसर्ग होता है, आंग उपसर्ग होता है, क्र धातु होती है और ल्युट प्रत्यय होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि व्याकरण में कितने उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो आप कहेंगे व्याकरण में 2 उपसर्ग का प्रयोग किया गया है दोस्तों। कौन कौन से? तो आप कहेंगे बी और आपका आंग, ठीक है। बी और आंग आपका 2 आपके उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। धातु कौन सी है? तो क्री धातु का प्रयोग किया गया है, ल्युट प्रत्यय है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ से आपके ये इतने प्रश्न बनते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ दोस्तों व्याकरण के त्रिमुनि के बारे में। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं उनके बारे में आपको विस्तार से यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँगा कि दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिए, आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर टीचिंग भर्ती एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर पीएचडी करने की मत सोचिए, ठीक है, कि मुझे इस सब्जेक्ट में पीएचडी करना है, ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, ठीक है। तो आपको सिर्फ उतना पढ़ना है जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं व्याकरण के त्रिमुनि कौन कौन से होते हैं। तो ये आप ध्यान रखिए, व्याकरण के त्रिमुनि में आपके पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, ये 3 आते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर हम बात करें पाणिनि की, ठीक है, तो पाणिनि ने एक रचना की थी जिसका नाम था अष्टाध्यायी। क्या नाम था? अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की थी। और दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात, ठीक है, व्याकरण, जी हाँ, संस्कृत व्याकरण के की सबसे पहली पुस्तक अष्टाध्यायी थी, ठीक है। सबसे पहली, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सबसे पहली
सबसे पहली पुस्तक संस्कृत व्याकरण की कौन सी थी? तो आप कहेंगे अष्टाध्यायी थी। ठीक है, यहाँ से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, आपसे कई बार पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी में कितने सूत्र हैं, तो आप कहेंगे 3978। आप लगभग में याद कर लेंगे, लगभग 4000 सूत्र हैं। ठीक है, लगभग 4000 सूत्र हैं, ये आप याद रख लेंगे, क्योंकि कहीं कहीं पर कुछ विद्वानों ने में 3978 की जगह कुछ और संख्या को भी दिया है। ठीक है, तो आप सीधे सीधे लगभग 4000 याद कर लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अध्याय कितने हैं, तो आप कहेंगे 8 अध्याय हैं और 32 पाद हैं। देखिए 32 पाद किस प्रकार से होते हैं, तो 8 अध्याय और प्रत्येक अध्याय में दोस्तों 4, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद होते हैं, तो 8 चौको 32 आपके हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। अगला एक और आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र कौन सा होता है, तो आप कहेंगे वृद्धिरादैच। ठीक है, वृद्धिरादैच ये आपका अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है। ठीक है जहाँ, और अंतिम सूत्र अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे आ, ये आपका अंतिम सूत्र होता है। यहाँ से दोस्तों कई बार प्रश्न पूछा गया है। और अगला हम बात करते हैं कात्यायन, और इनका दूसरा नाम आता है दोस्तों वररुचि। ठीक है, कात्यायन को वररुचि भी कहा जाता है। इन्होंने वार्तिक की रचना की थी, और वार्तिक की रचना करने के कारण ही इनका नाम वार्तिककार पड़ा था। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर एक और बात करते हैं पतंजलि। पतंजलि ने रचना की थी महाभाष्य की। ठीक है, पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की थी, ये आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा पाणिनि के बारे में, क्योंकि यहाँ से पाणिनि से कई सारे प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं पाणिनि के पिता की, ठीक है जी हाँ, पाणिनि के पिता की अगर मैं बात करता हूं, चलिए इसको मैं रफ कर देता हूं, थोड़ा सा ब्लैंक पेज लेता हूं, उसके बाद आपको थोड़ा सा दिखाता हूं। ठीक है जी हाँ, यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूं। पाणिनि के पिता की अगर हम बात करते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पिता। तो पाणिनि के पिता का जो नाम था वो पणिन था। ये कई बार आपसे दोस्तों प्रश्न पूछा गया है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, पाणिनि के पिता का नाम पणिन था। ठीक है, माता की बात करते हैं दोस्तों, तो इनकी माता का नाम क्या था, तो आप कहेंगे दाक्षी। इनकी माता का नाम दाक्षी था दोस्तों। इनके गुरु का नाम अगर हम बात करें, क्योंकि ये सारे प्रश्न दोस्तों आए हुए हैं एग्जाम में, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, तो इनके गुरु का नाम था वर्ष। क्या नाम था? वर्ष। और कहीं कहीं पर आपको उपवर्ष भी लिखा हुआ मिल जाता है, तो आप याद रखेंगे गुरु थे इनके वर्ष या फिर उपवर्ष। ठीक है, और दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, इनका उपनाम भी दोस्तों कहीं कहीं पे कहा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे ये दाक्षी के पुत्र थे, यानी कि दाक्षी पुत्र। ठीक है, दाक्षी के पुत्र थे, यानी कि इनका जो नाम पड़ गया था वो दाक्षी पुत्र इनको कहा जाता था, ये इनका उपनाम था। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे। इनके पिता का नाम पणिन, माता का नाम दाक्षी, गुरु का नाम वर्ष या फिर उपवर्ष, और इनका जो उपनाम था वो था दाक्षी पुत्र। ठीक है, तो आई होप, मुझे लगता है इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब एक आपको चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी दोस्तों, भट्टोजी दीक्षित, भट्टोजी दीक्षित को वृत्तिकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भट्टोजी दीक्षित को वृत्तिकार कहा जाता है। ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है, और इनकी एक प्रसिद्ध रचना, एक बार नहीं दोस्तों 1000 बार ये प्रश्न पूछा गया है कि सिद्धांत कौमुदी किनकी रचना है। सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है? तो आप कहेंगे भट्टोजी दीक्षित की रचना है। कौन सी? सिद्धांत कौमुदी। अब इन्हीं की अगर हम बात करते हैं, इनके एक शिष्य थे जिनका नाम था बरदराज। क्या नाम था दोस्तों? बरदराज। ठीक है, बरदराज जो थे वो इनके शिष्य थे, और इन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, तो कितना सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और दोस्तों जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे सारे के सारे यहीं से आएंगे, बस आपको देखते जाना है, कहीं पर भी आपको मिस नहीं करना है। ठीक है जी हाँ, अब बात करते हैं दोस्तों व्याकरण पंचांग। अब व्याकरण पंचांग क्या होता है? तो कई बार दोस्तों एग्जाम में आपसे पूछा गया है, इनके बारे में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, अलग से पढ़ाया जाएगा। अष्टाध्यायी सूत्र पाठ, गण पाठ, उड़ादि पाठ, धातु पाठ, लिंगानुशासनम, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि व्याकरण पंचांग अगर आपसे पूछा जाए तो आप इनको रट लीजिए। अष्टाध्यायी सूत्र पाठ, गण पाठ, उड़ादि पाठ, धातु पाठ और लिंगानुशासनम। ठीक है, तो ये 5 होते हैं व्याकरण पंचांग। इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपका कई बार दोस्तों एग्जाम में आया है। ठीक है जी हाँ,
अब दोस्तों नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं, सीधे चलते हैं। अब हमने कुछ चीज़ें जानी, जैसे अगर हम बात करें संस्कृत के बारे में तो काफ़ी चीज़ें हमने जानी। चलिए एक चीज़ और जान लेते हैं संस्कृत के बारे में। जी हाँ, उसके बाद ही हम सीधे उस पर आगे चलते हैं टॉपिक के ऊपर। जी हाँ, संस्कृत की अगर हम बात करते हैं तो संस्कृत आपकी दो प्रकार की संस्कृत होती है दोस्तों, ठीक है। दो प्रकार की आपकी संस्कृत होती है, एक होती है लौकिक संस्कृत और एक होती है आपकी वैदिक संस्कृत। जी हाँ, लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत दो प्रकार की संस्कृत होती है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने सोचा आपके लिए बता दिया जाए। तो अगर हम बात करते हैं लौकिक संस्कृत की, तो लौकिक संस्कृत में क्या होता है, जैसे आप आम बोलचाल की भाषा में जो संस्कृत का यूज करते हैं वो होती है आपकी लौकिक संस्कृत, ठीक है। लेकिन आपका वेद, ठीक है, पुराण, मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। जी हाँ, वेद, पुराण, उपनिषद, ये आपके जितने भी थे, वेद, पुराण, उपनिषद और आपकी महाभारत वगैरह, ये सारी जो चीज़ें थी ना, ये आपकी वैदिक संस्कृत में थी। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न में कि बताइए दोस्तों, मत्स्य पुराण को किस संस्कृत में लिखा गया था, लौकिक संस्कृत में या वैदिक संस्कृत में, या दोनों में, या फिर इनमें से किसी में नहीं? तो आप कहेंगे वैदिक संस्कृत में, ठीक है, क्योंकि पुराण, वेद, उपनिषद, इन सबको किस में लिखा गया, वैदिक संस्कृत में लिखा गया। अब चलते हैं सीधे हम वर्णमाला की तरफ, ठीक है। पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये लोग तो सिर्फ बड़े-बड़े चैनल्स को ही लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, छोटे लोगों को तो कोई देखता ही नहीं है। नहीं टुच्चू, ये सभी लोग लाइक सब्सक्राइब करने वाले हैं, ये सभी बहुत अच्छे लोग हैं। यानी कि वर्णों का व्यवस्थित समूह, ये वर्णमाला कहलाता है, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसके दो भाग होते हैं, आप ये तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्या? वर्ण तो आप जानते हैं। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं वो चीज़ मैं आपको थोड़ा सा आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं वर्ण होता क्या है। तो यहाँ पर एक सूत्र आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि ना क्षरत इति अक्षरा, ये किसका सूत्र है? तो आप कहेंगे वर्ण या फिर अक्षर का, ठीक है, क्योंकि अक्षर क्या होता है, जिसका क्षरण ना हो सके वही आपका अक्षर है, और यही इसमें कहा गया है ना क्षरत इति अक्षरा, ठीक है, जिसका क्षरण नहीं हो सकता वही आपका अक्षर है। तो सिंपल सी चीज़, आप सभी लोग इसको समझ चुके होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं वर्ण या फिर अक्षर कितने प्रकार के होते हैं। तो आप जानते हैं स्वर और व्यंजन ये दो प्रकार के होते हैं। ये आपका इंग्लिश में भी होता है वॉवेल और कंसोनेंट, ठीक है, उसमें भी दो प्रकार का होता है। हिंदी की बात करते हैं तो उसमें भी स्वर और व्यंजन दो ही प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्वर का आपसे सूत्र दोस्तों पूछा जा सकता है, तो आप इसका सूत्र जरा याद कर लीजिएगा। सूत्र क्या है? स्वयं राजन्ते इति स्वरा, स्वयं राजन्ते इति स्वरा। स्वयं राजन्ते का मतलब ये है कि इनको बोलने के लिए किसी अन्य की सहायता नहीं ली जाती है, ये अपने आप में राज्य करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। किसी अन्य स्वर की किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है इसको बोलने के लिए, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आए, औ, ठीक है, ये आपके क्या होते हैं? ये आपके इतने स्वर होते हैं। सिंपल सी आप सभी लोग ये चीज़ जानते हैं, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि स्वर को क्या कहा जाता है, तो संस्कृत व्याकरण में स्वर को अच कहा जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। संस्कृत में स्वरों को अच कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, कैसे कहा जाता है, अच का मीनिंग क्या है, वो सारी चीज़ें हम आगे नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। लेकिन अभी आप ये जान लीजिए कि स्वरों को अच कहा जाता है, अभी सिर्फ इतना ध्यान रखिए, ठीक है। अब एक और यहाँ पर जान लेंगे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर आप कहेंगे कितने प्रकार के, तो दो प्रकार के यहाँ पर जानेंगे। कौन कौन से? मूल स्वर और संयुक्त स्वर। कितने? मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? जो किसी अन्य स्वर की सहायता के बिना नहीं होते हैं, ठीक है, यानी कि ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, किसी से मिलकर नहीं बने होते। जैसे अगर हम बात करें ई, आ, ई, उ, री, ठीक है, ये क्या है? किसी अन्य स्वर की सहायता से नहीं बने हुए हैं, किसी के मेल से नहीं बने हुए हैं। इसी प्रकार से हम बात करते हैं दोस्तों संयुक्त स्वर की। संयुक्त स्वर क्या होता है? तो आ और ई मिलकर क्या बनता है? ए बनता है।
आ और ए मिलकर ए बनता है, आ और ऊ मिलकर ओ बनता है, आ और ओ मिलकर औ बनता है। तो इस प्रकार से ये संयुक्त स्वर हो जाते हैं, क्योंकि ये दो स्वरों के मेल से बने हुए हैं, इसलिए ये संयुक्त स्वर कहलाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों? मूल स्वरों की संख्या कितनी है? तो आप सभी लोग जानते हैं 5 मूल स्वर हैं, ठीक है। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे ये 4, ए ऐ ओ औ, ये आपके 4 संयुक्त स्वर हैं, यानी कि 5 और 4 कितने हो गए दोस्तों? 9। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्वरों की संख्या कितनी है संस्कृत व्याकरण में, तो आप कहेंगे 9 है दोस्तों, ठीक है। जहाँ अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी और बात करते हैं स्वरों के भेद, ठीक है। स्वरों के 3 भेद होते हैं, मात्रा के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और आपका प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है? तो एक मात्रिक स्वर को ह्रस्व स्वर कहा जाता है। जिस स्वर को बोलने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, री, लिरी, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला हम बात करते हैं दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर क्या होता है? ये बड़ा आ हो जाता है, बड़ी ई हो जाती है, बड़ा उ हो जाता है, बड़ा रिर हो जाता है। देखिए इस रिर में और इस रिर में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? ये ऐसे बना हुआ है, लेकिन इसमें क्या है दोस्तों? ये ऐसे और ऐसे है, ठीक है। तो ध्यान रखें, ये आपका बड़ी वाली री हो जाती है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और एक चीज और आपको ध्यान रखना है, लिरी, जो लिरी होता है वो ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ इसका नहीं बनता, ठीक है। जी हाँ, ए, ओ, ऐ, औ, ठीक है, ये आपके दीर्घ स्वर होते हैं। इनको बोलने के लिए द्विमात्रा का समय लगता है। और नेक्स्ट आता है आपका प्लुत स्वर। आपने इस तरीके से देखा होगा, जैसे ओम आपका लिखा जाता है तो उसके बीच में आपने इसको देखा है, ये त्रिमात्री होता है, ठीक है। तो ये आपके 3 प्रकार के स्वरों के भेद हो जाते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। आपसे पूछा जा सकता है कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे दोस्तों 5 है, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितनी है दोस्तों? 8 आपके कौन से हैं? तो 8 आपके दोस्तों कौन से हो जाएंगे, बताइए? 8 होते हैं दोस्तों दीर्घ स्वर। और अगर हम बात करते हैं प्लुत स्वर, तो एक होता है प्लुत स्वर। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, प्लुत स्वर में प्लुत स्वर कितने मात्रिक होता है, तो आप कहेंगे त्रिमात्रिक होता है, ठीक है। दीर्घ स्वर द्विमात्रिक और ह्रस्व स्वर एक मात्रिक होता है। सिंपल सी चीज है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और बताइए, यहाँ पर देखते हैं जबरदस्त लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है। जी हाँ, अब बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन को हल कहा जाता है, ठीक है। व्यंजन को हल कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, कैसे कहा जाता है, नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करके एकदम से पढ़ेंगे, ठीक है। जी हाँ, अब बात करते हैं इसके एक सूत्र के बारे में, ठीक है। तो अनवग भवति व्यंजनम, इसको आप याद कर लेंगे, अनवग भवति व्यंजनम, ठीक है। व्यंजन क्या होते हैं? जिन्हें किसी स्वर की सहायता से बोला जाता है। जैसे आप बोलते हैं का, खा, गा, घा, अणा, कुछ भी आप बोलते हैं उसमें आपका आ का स्वर जरूर आता है। तो ये एकदम से स्वतंत्र नहीं होते हैं, व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं, इन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, इसीलिए ये व्यंजन है। अब बात करते हैं व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो उनको थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर स्पर्श व्यंजन, ठीक है। जी, स्पर्श व्यंजन को देखते हैं। तो स्पर्श व्यंजन आपके कितने प्रकार के होते हैं? तो स्पर्श व्यंजन आपके 25 होते हैं। कितने? 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। कवर्ग की बात करते हैं तो का, खा, गा, घा, अंगा, ठीक है। चावर्ग यानी कि चा, छा, जा, जा, या। टवर्ग टाठा, डाडा, अणा। तवर्ग ताथा, दादा, ना। पवर्ग पाफा, बाबा, माँ। तो ये आपका वर्ग हो जाता है। तो आपके 5 वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग में, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि स्पर्श व्यंजन में कितने वर्ग होते हैं, तो आप कहेंगे 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। इस प्रकार से 25 व्यंजन होते हैं स्पर्श व्यंजन, ठीक है। जी हाँ, अब दोस्तों एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जान लेंगे, वर्ग को उदित कहा जाता है। ये जो वर्ग है ना, वर्ग को संस्कृत में उदित कहा जाता है, ठीक है। वर्ग तो हिंदी का शब्द है जिससे कि आपको समझ में आ जाए, लेकिन वर्ग को संस्कृत में उदित कहा जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज आपको और याद रखनी है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको उच्चारण स्थान थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये
इनके बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। क वर्ग, तो एक चीज़ याद कर लेंगे आप, का जा, ये मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, आप इसको चाहें तो यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। काता मुदा ओ, ठीक है, काता मुदा ओ, ये बहुत ही सिंपल चीज़ है दोस्तों, आपको समझाने के लिए एकदम से मज़ा आ जाएगा, ठीक है। जी हाँ, कवर्ग, कवर्ग का मतलब होता है का फॉर कंठ, का से क्या हो जाएगा कंठ, तो का वर्ग के जितने भी अक्षर होंगे वो कंठ से बोले जाते हैं। अगला बात करते हैं चावर्ग। चावर्ग आपका क्या होता है दोस्तों, तालब्य, यानी कि तालू से बोले जाते हैं, आप इसे तालब्य भी कह सकते हैं, तालू से बोलने वाले भी कह सकते हैं। टवर्ग की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके मूर्धा से बोले जाते हैं दोस्तों, कहाँ से, मूर्धा से बोले जाते हैं, मूर्धन्य कहलाते हैं। तवर्ग की अगर हम बात करते हैं, तवर्ग आपका दंत होता है, कौन सा, दंत होता है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। और आपका पवर्ग, पवर्ग जो होता है वो आपका ओष्ठ होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये इनका उच्चारण स्थान बहुत ही सिंपल तरीके से आप याद कर सकते हैं स्पर्श व्यंजन के लिए, काता मुदा ओ, सिंपल सी एक चीज याद करनी है, काता मुदा ओ, ठीक है। या अब दोस्तों थोड़ी सी और बात करते हैं व्यंजन के कुछ जो टाइप्स बचे हुए हैं, जैसे अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अयोगवाह, इनको थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन दोस्तों 4 होते हैं, जैसे आपके हिंदी में 4 होते हैं उसी प्रकार से संस्कृत में भी 4 होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर आपको लिखा है यावाराला, ठीक है, तो संस्कृत में यावाराला पहले आता है, लेकिन आप अगर हिंदी की बात करते तो हिंदी में आपका क्या था, यारालावा। जी हाँ, यारालावा होता है, कभी नोटिस करना दोस्तों इस चीज़ के लिए, हालांकि ये एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन आपको समझने वाली चीज़ है कि आपका संस्कृत में यावाराला होता है और आपका हिंदी में यारालावा लिखा होता है, कभी नोटिस करिएगा वर्णमाला पर, ठीक है। जी हाँ, अब बात करते हैं संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो संयुक्त व्यंजन दोस्तों 3 होते हैं, कितने, 3 संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है। 3 संयुक्त व्यंजन होते हैं, कौन कौन से, छा, त्रा, ज्ञा, छा, त्रा, ज्ञा। अब देखिए छा किस किस से मिल के बना है, तो छा का, सा और आ के मिल से बना है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, ये भी आपका गलत नहीं है, अगर आप ऐसे इसको लिख सकते हैं तो इसके बराबर ये आप छा लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इसको नीचे हलंत लगा दिया तो आ लिख सकते हैं आगे, सिंपल सी चीज़ है, तो इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। ता, रा, आ, ये क्या बन जाता है, त्रा बन जाता है, और जा, या, आ, ये क्या हो जाता है, ज्ञा हो जाता है। तो ये आप समझ लीजिए कि छा का, सा, आ के मिल से बनता है, त्रा आपका ता, रा, आ के मिल से, और ज्ञा आपका जा, या और आ के मिल से बनता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जा, अब दोस्तों बात करते हैं अयोगवाह। ये यहाँ पर दोस्तों मिस्टेक होती है सबसे ज़्यादा मिस्टेक यहाँ पर होती है कि अयोगवाह कितने होते हैं, तो आप कहेंगे संस्कृत में 4 अयोगवाह होते हैं। 2 मत लगा दीजिए दोस्तों, 2 लगा दिए तो गलत हो जाएगा। हिंदी में 2 होते हैं लेकिन संस्कृत में 4 अयोगवाह होते हैं, ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों अनुस्वार, ये तो आप जानते हैं, अंकी बिंदी आप जिसे कहते हैं, ठीक है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं अनुस्वार, ठीक है। विसर्ग, ये भी आप जानते हैं, जो किसी भी अक्षर के पीछे विसर्ग लगा होता है, इसको भी आप भली भांति जानते हैं इस प्रकार से। जी हाँ, जैसे अतः लिखा होता है ना, अतः, जी हाँ, जैसे ये आपका अतः लिखा हुआ है, ये आपका विसर्ग है। जैसे आपका ये अंक लिखा हुआ है, तो अंक में ये अंकी बिंदी, ये क्या है, ये आपका अनुस्वार है। अब जिह्वा मूल्य और उपद मानिए और आ जाता है दोस्तों, जिह्वा मूल्य और उपद मानिए इस प्रकार से होता है, यहाँ पर लिखा नहीं गया है। जी हाँ, इस प्रकार से आपका बना होता है इसका चिन्ह, ठीक है। ये भी आपका विसर्ग का ही होता है, लेकिन आधे विसर्ग की तरह इसको लिखा जाता है। अब ये क्या है, इसको थोड़ा सा यहाँ पर जान लेते हैं। तो जिह्वा मूल्य और उपद मानिए, सबसे पहले बात करते हैं जिह्वा मूल्य। जैसे अगर का और खा के पहले विसर्ग के रूप में अगर इस प्रकार से लगा हो, ठीक है, का और खा से पहले अगर इस प्रकार से लगा हो तो वो क्या होगा, उसे आप जिह्वा मूल्य कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, जिह्वा मूल्य कहेंगे, ये आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। जी हाँ, और अगर हम बात करें उपद मानिए की, उपद मानिए में क्या होता है, तो आप याद रखें पा या फा, पा या फा से पहले इस प्रकार से अगर आपका विसर्ग लगा हुआ है ये वाला, तो उसे आप क्या कहेंगे, उपद मानिए कहेंगे। तो सिंपल सी चीज़ है, का या खा से पहले जब आता है तो आप उसे जिह्वा मूल्य, और
पा या फा से पहले आता है तो आप उसे उपधमानीय कहेंगे। ये सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है और आप आज की वीडियो से बहुत सारे प्रश्न कवर कर चुके होंगे, ठीक है जी हाँ। और दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पर ध्यान रखनी है, किसी भी शब्द में वर्ण जिस क्रम में होते हैं उस क्रम को आनुपूर्वी कहा जाता है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूपी टेट, सी टेट या फिर किसी भी शिक्षक भर्ती एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो शब्द जो होते हैं, शब्द में वर्ण जिस क्रम में रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उस क्रम को आनुपूर्वी कहते हैं। ये आपको याद रखना है दोस्तों, तो इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है या मुझे लगता है मुझे जितना आता था मैंने सारी कोशिश की है कि आपको बहुत अच्छे से कराया जाए, ठीक है। फिर भी मेरे से अगर कोई गलती रह गई हो तो उसको कमेंट करके ज़रूर बताइए और कोई सुझाव दीजिएगा जिससे कि हम और बेहतर तरीके से आपको स्टडी प्रोवाइड करा सकें, ठीक है जी हाँ। आप तैयारी करते रहें ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी अब आने ही वाला है। एग्ज़ाम हो जाएगा आपका सी टेट आपका 31 के लिए हो जाएगा, 31 जनवरी के लिए, और आपका यूपी टेट भी फरवरी में हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ये लोग तो सिर्फ बड़े-बड़े चैनल्स को ही लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, छोटे लोगों को तो कोई देखता ही नहीं है। नहीं टुच्चू, ये सभी लोग लाइक सब्सक्राइब करने वाले हैं, ये सभी बहुत अच्छे लोग हैं। कर लीजिए और घंटी वाले बटन को दबा दीजिए, इससे क्या होगा आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा, ठीक है। और 9 बजे आज से दोस्तों 9 बजे ध्यान रखें, कब दोस्तों 9 बजे प्रतिदिन 9 बजे दोस्तों लाइव क्लास में आना मत भूलिए दोस्तों। पर डे आपकी 9 बजे लाइव क्लास होगी, ठीक है। संस्कृत को बहुत ही बेहतर ढंग से स्टार्ट करेंगे, एक भी पॉइंट संस्कृत में नहीं छोड़ना है, ठीक है जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर बात करते हैं उत्तम शिक्षा उत्तम परिणाम, ठीक है जी हाँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, लेकिन फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बाय बाय दोस्तों।